बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 2, 10th क्लास का यूनिट 2, लेकिन कंटिन्यूटी के हिसाब से 11th यूनिट है और नाम इसका है साउंड। तो इसका मैक्सिमम पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज जो आपका आर्टिकल है उसका नाम है नॉइस पोल्यूशन, यानी शोर की वजह से जो पोल्यूशन होती है। अब जो शोर है, नॉइस है, वो भी आवाज़ की वजह से पैदा होता है। हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम नाते सुनते हैं, हम हमद सुनते हैं, हम नज़में सुनते हैं, तो हमें वो अच्छा लगता है, कानों पे अच्छे असरात होते हैं। तो ये भी आवाज़ है, साउंड है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे चौक में चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत रश है, रिक्शे गुजर रहे हैं, रिक्शों का शोर है, ट्रैफिक का, हॉर्न का, और तो वो शोर हमें बुरा लगता है। या किसी इंडस्ट्रियल इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर चल रहे हैं और वो मशीनरी की आवाज़ है, तो वो प्लेजेंट नहीं है हमारे लिए। तो आवाज़ें इस तरीके से कैटेगरी इसकी बनाएगी तो दो किस्म की बनेगी जो आवाज़ है। एक को हम बोलेंगे म्यूज़िकल साउंड, जो कि अच्छा लगता है, उसे म्यूज़िकल साउंड बोलेंगे, किसी रिदम के साथ, किसी लहर के साथ वो चल रहा होता है। एक को नॉइस बोलते हैं। अब वो साउंड जो कि हमारे ये प्लेजेंट टू आवर ईयर, तो दैट साउंड इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। म्यूज़िकल साउंड प्लेजेंट टू ईयर, जो कि हमारे कानों के लिए प्लेजेंट है। और नॉइस, शोर, वो द साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर इज़ कॉल्ड नॉइस। अच्छा, नॉइस के लिए आगे वर्ड जो इस्तेमाल हुआ पोल्यूशन। पोल्यूशन तो हम आमतौर पे समझते हैं धुआं, मट्टी उड़ रही है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वो ये साउंड भी जो है बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और जो पोल्यूशन है हमेशा नुकसान भी जाती है। तो इसके नुकसानात क्या हैं? ये शोर शराबे के नुकसानात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में कि सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, नींद की कमी का शिकार हो जाता है, बीमारी हो जाती है, सर में दर्द रहती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अप रहता है, और स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में, खिंचाव में हर वक्त बंदा रहता है, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। ये इतनी बीमारियां मुफ्त में मिल रही हैं शोर शराबे में। तो जिन कंट्री में ये जैसे हमारे मुल्क की मिसाल है, कहीं और दूर जाने की, तो यहाँ पे इस तरह के मिसाइल बहुत ज़्यादा है, शोर के मिसाइल जो हैं, और इसको हम जो है पोल्यूशन के तौर पे डील ही नहीं करते, इसको समझते नहीं हैं। शायद आप में से कई बच्चों को ये आज पता चला हो कि ये पोल्यूशन जो है इसके क्या नुकसान आता है। अच्छा जी, ये जो हमारी नॉइस है, जिसकी वजह से बीमारियां, टेंशन, ये सारा कुछ मामला आपको बताया पैदा होती है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। एक फैक्टर है लेवल ऑफ नॉइस, कि शोर की मिकदार, लेवल। आप आम ज़िंदगी में इस लफ्ज़ को समझते हैं कि वॉल्यूम, यानी आपने कोई वीडियो प्ले किया हुआ, उसको वॉल्यूम अप किया, आवाज़ ऊंची की, लाउड स्पीकर चला हुआ, उसको वॉल्यूम बोल किया। तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा वो ये नॉइस पोल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद ये पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस, कि जो इंसान है वो शोर में बैठा हुआ है, कितने टाइम के लिए बैठा हुआ। तो ये देखिएगा, इंसान की बर्दाश्त जो है 85 डेसिबल से 90 डेसिबल, इतने शोर शराबे में अगर वो बैठा हुआ है 85 से 90 डेसिबल, तो वो उसको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए उस शोर शराबे में। यानी कि फैक्ट्री एरिया है, उसमें इतना शोर है तो उसे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, वरना उसके लिए तकलीफ दे तो ये भी है, ख़तरनाक ये भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों का बायस बनेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो कि हम जो है शोर शराबा जो समझते हैं कि जो इरेगुलर साउंड है, बग़ैर तरतीब का है, और ऊपर से हम समझते हैं जो मौसीकी है, ठीक है, या किसी किस्म का भी वो म्यूज़िक है, उसकी आवाज़ प्लेजेंट टू ईयर है, हमारे कानों में अच्छे लगते हैं। लेकिन प्लेजेंट उस वक्त तक है कि जब तक आपने इसका वॉल्यूम कम रखा हुआ है।
जब वॉल्यूम का लेवल भी आप इसका बढ़ाते जाएंगे, बस यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर रख के और बहुत ऊंची आवाज़ में कोई म्यूज़िक चला दिया जाए तो वो भी पोल्यूशन के ज़मरे में आता, वो भी बीमारियाँ, डिप्रेशन, हर किस्म की वो जो है वो मसाइल पैदा करेगा, जैसे कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को बोलते थे जी। इसके बाद इसके एंड में कि जो हमारी ज़्यादा हैवी और शोर मचाने वाली मशीनें हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है फ्रेंडली मशीनरी के साथ। उसकी मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कि आजकल अगर आप रोड में देखें जो रिक्शे चल रहे हैं वो 4 स्ट्रोक रिक्शे हैं, और इन रिक्शों की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम है पहले रिक्शों की। पहले रिक्शे की आवाज़ आपको पता है, थोड़े बहुत रह भी गए हैं सड़कों पे, उनका बहुत तेज़ आवाज़ होती है। इसी तरीके से आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी वो 4 स्ट्रोक इंजन में चेंज किए जा रहे हैं, और नई 2 स्ट्रोक की कोई इंजन नहीं बन रहा। तो पहले तो दुनिया में हर जगह पाबंदी थी, पाकिस्तान में नहीं, अब यहाँ पर भी पाबंदी है 4 स्ट्रोक के, जिसका धुआं भी कम होता है और दूसरा जो है इसका शोर भी कम होता है। इसके अलावा जो हमारे जनरेटर होते हैं, अब जनरेटर तो सब लोग जानते होंगे, लोड शेड की वजह से स्कूलों के अंदर जनरेटर पड़े हुए हैं, जगह जगह पे जनरेटर पड़े हुए हैं। तो जनरेटर के ऊपर जो है एक कैबिन चढ़ा होता है जिसे कनोपी बोलते हैं, लोहे की एक चादर चढ़ी, बिल्कुल एक जो है ना उसकी पैकिंग हुई होती है, डब्बा बना होता है जिसके अंदर वो इंजन रखा होता है जनरेटर का, और उस लोहे की प्लेट के अंदर फोम रखा था। इतना मोटा फोम जो है, हमारे पास भी स्कूल में जो जनरेटर है उसमें भी फोम लगाया हुआ है ताकि जो शोर जो है उसका कम है। अगर उसकी बॉडी उतार के अगर आप जो है वो इंजन स्टार्ट करें, उसकी कनोपी जो है उतार के, तो वो स्कूल में बल्कि दूर दूर तक जो है ना बंदा आपस में बात भी नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से जो फैक्ट्रियों की मशीनरी है उनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है, और फैक्ट्रियों और जहाँ पे शोर से निजात नहीं है वहाँ पे यानी उस पर कमी नहीं की जा सकती, वहाँ पे जो स्टाफ है उसको वो कानों के साथ पैक किया हुआ है, उसके जो कान है उस पर हेडफोन टाइप इंस्ट्रूमेंट लगे हुए ताकि उसके कान जो है उसके शोर से अफेक्ट ना करें। तो इस तरीके से शोर की कमी का जो है ना वो अपना जो तरीक़ाकार उस पर अमल किया जा रहा है जी। इससे पहले चैप्टर के शुरू में मैंने आपको अकॉस्टिक पढ़ाया था कि अकॉस्टिक जो है वो स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक, यानी ये सारा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसका नाम हम अकॉस्टिक भी रख सकते थे। अच्छा, यहाँ पे जो हमें अब हेडिंग मिल रही है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक, कि उसकी अकॉस्टिक की जो है वो क्या अहमियत है। लेकिन अगर वो नीचे देखें तो ये अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब बात हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर था अकॉस्टिक प्रोटेक्शन लिख देता। अकॉस्टिक तो ये सारा आपका चैप्टर चल रहा है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, कि ये अकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है वो इसकी क्या अहमियत है। ये साउंड जो है पूरा एक इल्म का समंदर है इसके पीछे, और ज़िंदगी में इसका जगह जगह पे इस्तेमाल है। बहरहाल इसकी डेफिनेशन में पढ़ देते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की। द टेक्निक और मेथड टू अब्जॉर्ब द अनडिज़ायरेबल साउंड बाई सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज़ कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। हमने ये शोर शराबे की प्रोटेक्शन करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। हमने जो है ये रिफ्लेक्शन जो है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है उसको कम करने का तरीकाकार क्या होगा कि कमरे में पर्दे लगाए जाएंगे, और जो इसके अलावा जो छत है उसे थर्मोपोर की बना लें, उससे भी रिफ्लेक्शन नहीं होती साउंड की। तो इसी तरीके से ज़मीन पे क्लीन बिछा लें तो आवाज़ जो है उसकी रिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो आपको बोला गया है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से जहाँ हम चाहते हैं कि आवाज़ की ज़्यादा गूंजना पैदा हो, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम इस तरह की ये इसने बताया कि ये अब्जॉर्ब साउंड को अब्जॉर्ब कर सकती हैं कौन सी चीज़ें जो है सॉफ्ट, उसमें स्पंज हो सकता है, उसमें थर्मोपोल हो सकता है, उसमें कंबल, उसमें फोम, उसमें क्लीन कपड़ा, ये सारी चीज़ें आवाज़ें अब्जॉर्ब करती हैं। और पोरस जो है मसामदार, जैसे कि फोम है मसामदार, इस तरह के थर्मोपोल वो भी मसामदार होता है। तो ये इन चीज़ों की वजह से हम साउंड को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब बाद जगहों पे हमारी ख्वाहिश होती है यही काम अगर हम क्लासरूम में कर दें कि हमारी सारी दीवारें जो हैं इस पे वो पर्दे लगे हों, छत पे थर्मोपोल लगाओ, ज़मीन पे क्लीन बिछाओ,
तो उससे नुकसान ये होगा कि आवाज़ जो है वो महदूद रह जाएगी, पीछे तक नहीं जाएगी। तो इसका नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं, उन्हें पता होता है किस जगह पे कैसा इन्वायरमेंट चाहिए और आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाना है। तो अब ये क्लासरूम जो उनसे हैं या थिएटर या जहाँ पे आप पब्लिक स्पीकर ने बोलना है, तो वहाँ पे हम चाह रहे हैं आवाज़ दूर तक जाए, तो उसका वो तरीक़ाकार ये है कि इसकी जो बैकग्राउंड है, दीवार है, वो रिफ्लेक्टिंग कनकेव टाइप बना दें, कनकेव टाइप, ठीक है। और मैं मिसाल दूँ महराब की तरह, मौलवी साहब जहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं वो महराब होती है, उस तरह की जगह बना दें और उसके अंदर बंदा बैठ के जब बोलेगा तो आवाज़ जो है फैलेगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है जो छत है वो भी कनकेव बना दें। ये देखें, अगर एक कोई पब्लिक स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है तो उसकी आवाज़ जो है ये छत के साथ कनकेव की तरह, छत कर्व्ड होगी तो ये टकरा के ये नीचे ऑडियन, यहाँ पे कुर्सियों पे नीचे ऑडियन बैठा लें तो ये बैठे होंगे, ये आपकी किताब में डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ से आवाज़ जो निकल रही है वो इसके साथ रिफ्लेक्शन होके ये यहाँ पे जो अफराद बैठे हैं वो सुन सकते हैं। अच्छा, इसकी जो बेहतरीन मिसाल दूंगा, ये तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो सदियों पहले ही इसका अमल हमारे कम से कम इस्लाम में, दीन में चला है। अब महराब को अपने दिन में ले आए। महराब जो होती है वो आपको पता है ये कनकेव की तरह बनी होती है, और इमाम साहब जो हैं वहाँ पे अगर वो तिलावत करें और आपने कंडीशन पूरी की हुई है कि थर्मापोर्ट नहीं लगे हुए, क्लीन नहीं बिछे हुए, तो उस वो इमाम साहब की आवाज़ बहुत दूर तक पीछे जाएगी। एक मैं मिसाल देता हूँ, ये हमारे लाहौर की ही मिसाल है कि फिरोजपुर रोड पे एक मस्जिद है, इब्राहिमी मस्जिद। उसका हाल जो है इतना बड़ा है, लाहौर की किसी मस्जिद का इतना बड़ा हाल नहीं है जितना, बहुत बड़ा हाल है। 4 से 5 हज़ार बंदे जो हैं उसके अंदर हाल में आ सकते हैं। तो मुझे भी एक मरतबा इत्फाक हुआ, और वो जो है सुन्नत पूरी करते हैं, वो लाउड स्पीकर भी हटा देते हैं। जब पहले हज़ारों के मजमे में नमाज़ पढ़ी जाती थी, उसका आपको वो पता भी होगा, हमारे अपना जब से इस्लाम अल्लाह ताला ने इसको इसकी इशाअत बहुत ज़्यादा की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत बड़े मजमे होते थे, नमाज़ पढ़ाई जाती थी, उस तरीके से वो नमाज़ पढ़ाई जाती है वहाँ पे। अच्छा, उसमें जो उनका सर्दियों की बात है, जो मेरे नमाज़ पढ़ने का इत्फाक हुआ, तो वहाँ पे आखिरी सफ़ तक इमाम साहब की आवाज़ आ रही थी। हालांकि इमाम साहब बहुत दूर हैं, दूर छोटे से नज़र आते हैं। तो जो महराब है वो बहुत एक 20 फुट की महराब है उनकी, और बहुत ऊंची है, और मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा इसमें आपकी तस्वीर भी दिखाऊँ। तो वो महराब में इमाम साहब ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं, और उनकी आवाज़ बड़ी दूर, आप खुद हिसाब लगा लें कि मेरे ख्याल में रफली बोलूँ कि मुझे इतना नहीं, 4-5 कनाल का हाल होगा, बहुत बड़ा हाल है। तो पीछे तक सर्दियों में पंखे नहीं चल रहे, और वहाँ पे पर्दे क्लीन वगैरह ये चीज़ें नहीं बिछी हुई, आवाज़ दूर तक जाती है। तो ये जो है एकॉस्टिक एक नॉलेज है जिससे हमें पता होता है कि हमने साउंड की क्वांटिटी जो है कहाँ पे हमने बढ़ानी है, कहाँ पे हमने इसको कम करना है। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज जिसको हम डिस्कस करते हैं, ये इंसानों की जो कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रख के बनाई गई है। हम किसी चीज़ में वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो अगर उसकी वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज़ से कम है, 20 हर्ट्ज़ से फ्रिक्वेंसी कम है, तो इंसान उसको नहीं सुन सकता। अब 20 हर्ट्ज़ यानी 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन कोई चीज़ करे तो वो आवाज़ पैदा करती है, तो इंसान सुन सकता है। आवाज़ तो उससे कम भी पैदा होती है लेकिन इंसान नहीं सुन सकता। ये उसकी लोअर रेंज होगी। इसी तरीके से अगर वो चीज़ है उसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ तक कर दी जाए, यानी कि 1 सेकंड में 20,000 उसके अंदर वाइब्रेशन या अर्ताश पैदा हो, तो वहाँ तक जो है वो इंसान सुन सकता है। यानी इसकी रेंज है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000। इससे बड़ी फ्रिक्वेंसी भी है लेकिन वो इंसान नहीं सुन सकता, इससे कम फ्रिक्वेंसी भी है जो कि इंसान नहीं सुन सकता। तो इसको मद्देनज़र रख के इन्होंने जो डेफिनेशन बनाई हुई मैं पढ़ देता हूँ। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज विच ए ह्यूमन ईयर कैन हियर इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ये इंसान जो फ्रिक्वेंसी की रेंज लोअर और अपर सुन सकता है,
अच्छा, ये बच्चे जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो परफेक्शन के करीब होती है, यानी कि वो 20 हर्ट्ज की आवाज़ भी सुन सकते हैं और 20,000 जो है हर्ट्ज तक की आवाज़ भी सुन सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये रेंज कम होती जाती है। ये रेंज जो है 300-400 हर्ट्ज के बाद सुनाई देगी, 500 हर्ट्ज के बाद सुनाई देगी, और ये 20,000 है ये कोई 15,000 तक आ जाती है। तो ये एज के साथ साथ जो उसकी रेंज है ना वो इंसान की कम होती जाती है। अब इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा और इंफ्रा, अल्ट्रा का मतलब है ज़्यादा, इंफ्रा का मतलब होता है कम। अल्ट्रासाउंड हम सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी रेंज मैक्सिमम है जो इंसान सुन सकता है वो 20,000 है, उससे ज़्यादा जो भी साउंड की फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। अच्छा, इंफ्रा का भी यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। अगर इंफ्रा साउंड हम बोलेंगे तो जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी इंफ्रा बोलेंगे। यानी हमारे यहाँ पे बहरहाल आर्टिकल अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड जो है वो एक वसी नॉलेज है, बड़ा उसका जो है साइंस की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में बड़ा उसका काम है। अल्ट्रासाउंड को डिस्कस करते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो लिखी हुई है आपकी किताब में वो मैं पढ़ देता हूँ। साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज, जो मैंने आपको बताया, विच आर इनऑडिबल, जो कि सुनी नहीं जा सकती, टू नॉर्मल ह्यूमन इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड बोल दिया जाए या अल्ट्रासोनिक बोल दी जाए, ये जो है इसका एक ही मतलब है। अल्ट्रासाउंड मशीन आपको पता है वो मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होती है। इसके और भी जो अपना इस्तेमाल आते हैं मैंने पॉइंट्स पे लिखे हुए इसलिए कि मैं कोई चीज़ बीच में बोलूँ ना। तो ये अल्ट्रासाउंड जो है ये डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बेटा इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा बढ़ने से, चैप्टर के जब मैं फ्रिक्वेंसी पढ़ा रहा था कि जिस वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी और जो है एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो हाई एनर्जी जो है वेव्स होती हैं इसकी मदद से हम इंतहाई स्मॉल, जो कि हम आँख से भी नहीं दे सकते, पार्टिकल जो हैं उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। यानी हम फ्रिक्वेंसी ये वेव जो फेंकेंगे वो जो पार्टिकल के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, फिर इन्हें स्क्रीन पे देखेंगे। जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन आपको पता है उसमें देखते हैं, उसी तरह स्क्रीन पे उनको हम देख सकते हैं। उसके बाद मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड में ये आपको पता है कि हमारे जो ऑर्गन हैं, टिश्यूज़ हैं, और खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है उसकी स्टडी, उसको देखा जा सकता है इसकी मदद से। जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो जिस्म के अंदर गुजारी जाती हैं, वो डिफरेंट चीज़ों के साथ टिश्यू से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, ट्यूमर के साथ, और जो इसके अलावा कोई ऑर्गन है उसके साथ टकरा के, और उसकी जो साइज़ है, उसकी हेल्थ है, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो मेडिकल। अब टेक्निकल फील्ड में आ जाए। टेक्निकल फील्ड बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ी मशीनरी जिसके अंदर चलने से पुर्जों के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। किसी दौर में एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे का इस्तेमाल ख़तरनाक है, उससे जो है ताबकारी फैलती है माहौल में, तो उससे ख़त्म करके अब अल्ट्रासाउंड मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी बड़ी टरबाइन है, बड़ी बड़ी मशीनरी है, जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, इनकी मशीनरी बहुत बड़ी होती है। उसके अंदर किसी किस्म के क्रैक्स आ जाएँ तो अल्ट्रासाउंड जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड जो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती हैं तो हम जो उनके पार्ट्स हैं, उनकी जो सेहत है या उनकी जो है एक्यूरेसी है या उनके अंदर फॉल्ट है, क्रैक्स है, उसको बड़े अच्छे तरीके से स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है, हमारी शरियाने आर्टरीज, उसके अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाए तो वो ख़तरनाक होता है, फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, इंतहाई ख़तरनाक। तो ये अल्ट्रासाउंड की मदद से जो क्लॉट है उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। ये इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, डिटेक्शन के लिए, बीमारी की अपना तलाश के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी मदद से इलाज भी हो सकता है। फिर थायराइड ग्लैंड, इसका जो मुझे याद पड़ता है क्योंकि मैं बायोलॉजी का नहीं हूँ, एक तो इसका शायद लिंक है बंदे की हाइट बढ़ने के साथ, एक बात, और दूसरी बात बैलेंस। अगर थायराइड ग्लैंड किसी शख्स के काम ना कर रहे हो सही तरीके से तो वो चकरा के गिरेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा। उसने अपना बैलेंस भी थायराइड ग्लैंड से। तो इसकी स्टडी करना, थायराइड ग्लैंड की जो है हेल्थ है उसकी स्टडी करना,
हम ये अल्ट्रासाउंड मशीन या अल्ट्रासोनिक मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी देखें, ये समंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसका एक पोर्शन दिखा रहा हूँ, जहाज़ इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये इसके अंदर पहाड़ियाँ, चट्टानें हो सकती हैं समंदर के अंदर, और कोई चट्टान इतनी ऊंची है जो इसके साथ टकरा गया तो ये जहाज़ यहाँ से डैमेज हो जाएगा और जहाज़ डूब जाएगा। पुराने वक्तों में रोशनी के मीनार खड़े किए जाते, इसके ऊपर रोशनी का मीनार खड़ा किया जाता था। तो वहाँ पे एक शख्स की ड्यूटी होती थी 15 दिन या महीने की, जिसे खाना दे के यहाँ पे भेज दिया जाता था। रात को यहाँ पे लाइट जलाता था, वो रोशनी जलाता था, ताकि जहाज़ को मैसेज मिलता था इससे दूर हो, इसके नीचे चट्टानें हैं। तो ये रोशनी के मीनार जो हैं वो अभी भी मौजूद है। तरीही वर्षा के तौर पे आपने नेट वगैरह पे देखेंगे, बड़े बड़े खूबसूरत बने होते हैं। अब इसका दौर गुजर गया। अब इसके अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी होती है। अल्ट्रासाउंड ये वेव समंदर पे फेंकती है नीचे, और ये वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उसकी गहराई पता चल जाती है। जहाज़ वालों को पता होता है कि ये समंदर में, ये पानी के अंदर कितना गहरा है। तो जो दूर वाली चट्टानें हैं उसका भी उन्हें पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड के साथ रिफ्लेक्शन होकर ना इसकी गहराई का पता चल जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ जो है, बहरी जहाज़ जो है वो हादसे से बच जाता है। तो इस सिस्टम को सोनार बोलते हैं। हम नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार को बोलते हैं। ये मैं फिर इसको थोड़ा सा बता दूं कि ये साउंड जो है वेव नीचे जाती हैं और वापस आती हैं। हमें टाइम का पता चल जाता है, इसकी स्पीड का पहले ही पता होता है। तो S=VT लगा के हमें पता चल जाता है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी डेप्थ कितना है। इस तरीके से आगे की तरफ जो चट्टानें हैं उसके बारे में पता कर सकता है। अच्छा, ये जो सोनार सिस्टम है, हम जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी शेप और साइज़ वो स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसकी पैमाइश नहीं कर सकते। हम इसकी वजह से उसका साइज़ भी देख सकते हैं, शेप भी देख सकते हैं, और उसकी पैमाइश, उसकी लेंथ, विड्थ, चौड़ाई, हर चीज़ की पैमाइश भी। क्योंकि जिस वक्त आप ये मेडिकल के लिए जाते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन में, तो वो आपका किडनी, उसके अलावा जो है अपना दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब तमाम इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑर्गन जो हैं उनके साइज़ बताता है कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। तो उसकी मदद से हम पैमाइश, लेंथ भी नाप सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो इसका पॉइंट है कि ये हाई एनर्जी जो है वेव्स होती हैं, और अगर ये पानी में से गुजारें आप, तो इसकी मदद से बहुत सारे जर्म्स, सारे नहीं, बहुत सारे जर्म्स इसमें किल हो जाते हैं, और बैक्टीरिया भी इसकी मदद से जो है वो मारे जा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर जो है आपका 10th क्लास का सेकंड, ओवरऑल 11th चैप्टर जो आज आपका ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के लिए इसके बाद मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।